नमस्कार, डीनोडा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपने अध्याय नंबर है 22वां चल रहा है, जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले इस अध्याय के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, तो ये पार्ट तीसरा, मतलब इस अध्याय का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो मानव का पाचन तंत्र, इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा पाचन तंत्र होता क्या है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पाचन तंत्र है वो मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आहार नाल, और दूसरा भाग कौन सा होता है? पाचक ग्रंथियां। मतलब पाचन तंत्र का निर्माण किससे होता है? आहार नाल से और पाचक ग्रंथियों से होता है। आहार नाल के बारे में हमने पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। इसके विभिन्न भाग जैसे मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है आहार नाल में। ठीक है, चित्र बना के इसमें हमने अध्ययन किया पूरा। आज अपना टॉपिक रहेगा पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो देखो आज का अपना टॉपिक है पाचक ग्रंथि। मनुष्य में मुख्य रूप से पाचक ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले लाल ग्रंथि, ठीक है। दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखो हमने संरचना पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यकृत कहाँ पाई जाती है और अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। एक बार दोबारा देख लेना। जैसे मान लो कि मैं सीधा शॉर्ट में बना रहा हूँ चित्र कि ये मुख गुहा है, ठीक है। यहाँ से ये कौन सी प्रारंभ होती है? ग्रसनी प्रारंभ होती है, ठीक है। ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी, ग्रसिका, उसके पश्चात यहाँ क्या बनता है? आमाशय। यहाँ क्या बनता है? आमाशय बनता है। तो यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ये संरचना पाई जाती है। उसके पश्चात इधर ये छोटी आंत बन जाती है, ठीक है, नीचे बात होता है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रंथि। यहाँ पे पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यकृत ग्रंथि। और यहाँ पे पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। मतलब हम 3 ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी है? तो ये लाल ग्रंथि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? ये यकृत ग्रंथि है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? लाल ग्रंथि का अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? लाल ग्रंथि का अध्ययन कर रहे हैं। और कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे ग्रसनी है, इसके ऊपर पाई जाती है। मतलब मुख गुहा और नासा छिद्र, ये इधर नासा द्वार और ये मुख गुहा, तो इसका ये सिरा होता है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मुख गुहा का अंतिम सिरा होता है, वहां पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाल ग्रंथि। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, लाल ग्रंथि का अध्ययन। ठीक है, लाल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मुख गुहा का अंतिम सिरा होता है, वहां पे स्थित होती है। लाल ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? लाल जानते हो? जैसे ही मान लो कि हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या कोई मिठाई देखते हैं, ठीक है, तो वो मिठाई देखते ही हमारे मुंह में लार आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये लाल ग्रंथि क्या करती है? लार को स्त्रावित करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मुख में लाल ग्रंथि द्वारा क्या होता है? यहाँ पे लार आ जाती है, ठीक है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, चाहे गेहूं की है या बाजरे की रोटी खा रहे हैं, ठीक है, उसको हम मुख में खाते हैं, मुख में ग्रहण करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा दांतों से तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में क्या होता है कि उसी खाने को या उस भोजन को गीला करने का कार्य कौन करती है? ये लार करती है।
मतलब ये लार ग्रंथि द्वारा ये लार आती है, ये लार क्या करती है, उस भोजन को गीला करती है। ठीक है, गीला होने के बाद में यदि मान लो वो भोजन गीला ना हो तो मुख गुहा में कहीं भी जैसे कोई कठोर भाग है भोजन का तो वो चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए ये लार क्या करती है, उसको गीला करती है। गीला करने के बाद में जीभ क्या करती है, उसको मिला देती है। लार को और भोजन को जीभ क्या कर देती है, मिला देती है। तो लार ग्रंथि का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, लार का श्रवण करना। सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि लार ग्रंथि का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, लार का श्रवण करना। उसके पश्चात ये कई एंजाइमों का श्रवण करती है, जैसे टाइलिन, ठीक है, और लाइसोजाइम, ये एंजाइमों का श्रवण करती है। एक देखो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी होती है, एक होता है बहिस्रावी, दूसरी होती है अंतःस्रावी और तीसरी ग्रंथियां होती है मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, तो बहिस्रावी जो अपना श्रवण बाहर की तरफ छोड़ती है, वे ग्रंथियां जो श्रवण बाहर की तरफ, जैसे श्वेत ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा तो वो श्वेत ग्रंथियां पसीना को बाहर निकालती है। ठीक है, अंतःस्रावी जैसे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथियां जिनमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथियां। जैसे मान लो कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या करती है, स्रावित करती है। क्या करती है, लार का बाहर की तरफ स्रावित करती है। कई बार जैसे लार मुख से बाहर भी गिर जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, तो ये ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसके अंदर अपने को यह लिख के आना है कि लार ग्रंथि क्या होती है, एक बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, उसके पश्चात ये एंजाइम स्रावित करती है। लार ग्रंथि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, लार ग्रंथि है वो होती है अधोजीवा, अधोजंग और कर्णमूल। अधो जीवा, अधो जंग और तीसरी है कर्ण। मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, अधोजीवा, अधोजंग और कर्ण। ये नाम याद रखना है। लार ग्रंथि के द्वारा लार का श्रवण होता है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 प्रकार की पाई जाती है, अधोजीवा, अधोजंग और कर्णमूल पाई जाती है। ठीक है, लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम है उसका श्रवण होता है। ठीक है, अब देखो इनका कार्य क्या होता है कि टाइलिन है वो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पाचन करने का कार्य कौन करता है, टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। तो ये अपना टॉपिक हो गया कौन सा, लार ग्रंथि। ठीक है, दोबारा देखना एक बार कि लार ग्रंथि कहां पे पाई जाती है, मुख्य गुहा का अंतिम सिरा होता है उसके ऊपर पाई जाती है। एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं। इसके द्वारा कौन क्या स्रावित होता है, लार का श्रवण होता है। यह किस प्रकार की ग्रंथि होती है, तो बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, मनुष्य में ये 3 प्रकार की होती है, अधोजीवा, अधोजंग और कर्णमूल होती है। इनके द्वारा टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम है उनका श्रवण होता है। टाइलिन एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जैसे हम भोजन के साथ में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन करने का कार्य कौन करता है, टाइलिन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का। जैसे भोजन के साथ में कोई भी जीवाणु यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम है वो करता है। उसके पश्चात वो दूसरी ग्रंथि अब पढ़ेगी, ये ग्रंथ है। दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये यकृत ग्रंथि, ये यकृत ग्रंथि होती है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम बताइए, तो आपको क्या लिख के आना है, यकृत ग्रंथि। ठीक है,
मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम बताइए। तो क्या लिखा है? यकृत ग्रंथि। मतलब मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक बड़ी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पाचक ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि। ये अपने को याद रखना है कि सबसे बड़ी तो कौन सी होती है? यकृत। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? अग्नाशय ग्रंथि का नाम आता है। यकृत ग्रंथि उसको दो भागों में या दो पालियां, जैसे दाएं पाली और बाएं पाली, दो पालियों के अंदर बांटा जाता है। यकृत को कितनी पालियों में बांटा जाता है? दो पालियों के अंदर बांटा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ पे एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। मतलब यकृत ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसे दो पालियों में बांटा जाता है, जिसे दाएं पाली व बाएं पाली बोलते हैं। इसके निचले तल पर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और इस पित्ताशय के द्वारा किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। इस पित्ताशय के द्वारा किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण क्या कौन करता है? पित्ताशय, जो किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। ठीक है, पीत रस का रंग कैसा होता है? हल्का और पीला। ठीक है, अब यकृत ग्रंथि उसका कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य यकृत ग्रंथि का पीत का निर्माण करना। ठीक है, यकृत ग्रंथि का कार्य क्या होता है? मनुष्य के शरीर में पीत का निर्माण करना। तो पीत रस है, उसका निर्माण करने का कार्य कौन करती है? यकृत करती है। एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस होता क्या है कि यकृत कोशिका आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है। मतलब ये यकृत है, ये क्या करती है? आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा को किस रूप में बदलती है? ग्लाइकोजन के रूप में बदलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि ग्लाइकोजिनेसिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यकृत कोशिका आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्रिया करती है, जिस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। तो ये कार्य होते हैं, दो कार्य यकृत कोशिका के। एक होता है पीत रस का निर्माण करना, दूसरा ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया करना। ग्लाइकोजिनेसिस किसे बोलते हैं? कि यकृत कोशिका आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है, जिसको हम ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी दूसरी ग्रंथि, कौन सी? यकृत ग्रंथि। दोबारा देखना, यकृत ग्रंथि जैसे एक तरफ आमाशय पाया जाता है, तो उसके दूसरी तरफ कौन सी पाई जाती है? यकृत ग्रंथि पाई जाती है, जो दो पालियों में विभाजित होती है। एक को तो हम क्या बोलते हैं? दाएं पाली बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? बाएं पाली बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, जिसके द्वारा पीत रस का स्त्रवण होता है, जो किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। उसके पश्चात हमने वो हेडिंग लगानी है यकृत ग्रंथि के कार्य। वैसे अनेक कार्य होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये दो कार्य हैं, पीत रस का निर्माण करना और ग्लाइकोजिनेसिस। मतलब यकृत ग्रंथि के द्वारा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। क्या होता है कि जैसे भोजन है, मान लो इस आमाशय के अंदर आता है, आमाशय में विभिन्न क्रियाएं होती है, उसके पश्चात भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में, इधर नीचे जाता है। तो नीचे जाता है तो यहाँ पे पीत रस का निर्माण होता है, वो पीत रस इसमें आ जाता है, किसमें? भोजन के साथ में मिल जाता है। तो पित्ताशय के द्वारा जो पीत रस का स्त्रवण होता है, वो किसके साथ में आकर मिल जाता है? भोजन के साथ में आकर मिल जाता है। ठीक है, अब है तीसरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, देखो अग्नाशय ग्रंथि ये क्या होती है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या होती है? ये ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी का मिश्रण होता है। इस कारण से इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की। मतलब ये अपना स्त्रवण अंदर भी छोड़ती है और बाहर भी छोड़ती है। ठीक है, इस कारण से इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मिश्रित। मतलब अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है? एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? कौन से रस का स्त्रवण करती है? अग्नाशयी
रस का। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती है। कैसे? जैसे मान लो कि ये भोजन आमाशय से यहाँ नीचे जाता है, कहाँ पे? छोटी आंत में। तो इस यकृत के द्वारा तो क्या होता है? पीत रस आता है। और इस अग्नाशय के द्वारा कौन सा रस आता है? अग्नाशयी रस। ये दोनों क्या होते हैं? भोजन के साथ में मिल जाते हैं। और भोजन के साथ में मिलकर छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो उस भोजन के साथ में छोटी आंत में पहुंचते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि इस ग्रंथि का निर्माण किससे होता है? एंडोड्रम। देखो